Come on the point. So मैं बात कर रहा था कि जो डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर पे रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए। द कलेक्शंस ऑफ डेटा यूजुअली रेफर्ड एज अ डेटाबेस contains the information about the one particular enterprise. What is the meaning of this? इसका क्या मतलब है कि collection of data, collections of data, और यहाँ पे कह रहा है कि about one particular enterprise. What is the meaning of the one particular enterprise? अगर मान लो मैं स्कूल सिस्टम्स की बात करूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्कूल डेटाबेस है। स्कूल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जो होंगे वो क्या इंफॉर्मेशन होंगे? वो स्टूडेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, वो टीचर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, वो बुक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, वहां स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटी होती है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द डेटाबेस। उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। अब है कि डेटाबेस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली वी आर डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस इन अ टू मेथड्स। एक होता है हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम, एक हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, और एक हमारा टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स का मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन अ वेरियस फाइल्स। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को फॉर द टाइम बीइंग आप मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये आपका मैनुअल सिस्टम है, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इस मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में क्या होगा? इंफॉर्मेशंस परमानेंट स्टोर होते हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर में। A number of different applications program are written to extract the record from the files. अब यहाँ पे अलग अलग हमें प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, फाइल से रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सेस करना, ठीक है, रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए, है ना। इन एप्रोप्रिएट फाइल, किसी खास फाइल में रिकॉर्ड को ऐड करना है, उसके लिए हमें अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अलग से प्रोग्राम करना पड़ता है रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बट दिस स्कीम हैज अ नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि भाई टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, क्या लिमिटेशन है। So these points you have to remember कि what are the limitation and disadvantage of typical file processing system. सबसे पहला बात आता है, the first thing is the data redundancy. What is the meaning of data redundancy? That is called duplication of data. कि डेटा का डुप्लीकेशन यहाँ पे बहुत आएगा, यहाँ पे डेटा का डुप्लीकेशन बहुत होता है। अब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल 1 है, आपके पास एक फाइल 1 है और आपके पास एक फाइल 2 है, ठीक है। फाइल 1 हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट मास्टर रिकॉर्ड है, और फाइल 2 जो है स्टूडेंट, फाइल 1 इज द स्टूडेंट मास्टर रिकॉर्ड, और फाइल 2 मान लो उसका फी डिटेल रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट मास्टर रिकॉर्ड में हमने बच्चे का एडमिशन नंबर ले लिया, हमने बच्चे का नाम ले लिया, हमने बच्चे की फी ले ली, हमने फी डिटेल ले ली या क्लास ले लिया, ये सारा डिटेल ले लिया। अब यहाँ पे फी कलेक्शन करना है। अब यहाँ भी आपने क्या किया? बच्चे का एडमिशन नंबर लिख दिया, आपने बच्चे का नाम लिख दिया, आपने बच्चे का डिटेल ले लिया, और उसके बाद आपने उसके फी कलेक्शंस का डिटेल रखा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। कैसे? क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ भी मैनेज किया और यहाँ भी मैनेज किया। तो ये टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को हम जब कंप्यूटराइज देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब ये इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझो कि फाइल 1 के अंदर में मान लो एक बच्चे का मोबाइल नंबर था, ठीक है, फाइल 2 में भी उसी बच्चे का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। एक तो ये डुप्लीकेसी ऑफ डाटा हो गया। अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ लिखा हुआ था, आपने इस मोबाइल नंबर में कोई करेक्शन कर दिया। जब आपने इस बच्चे के मोबाइल नंबर में कोई करेक्शन किया तो दैट करेक्शन यू हैव टू मेड इट हियर आल्सो। आपको वही करेक्शन यहाँ भी करना चाहिए था, बट आप वो करेक्शन नहीं कर पाए। तो क्या हो गया? डेटा मिसमैच हो गया। डेटा क्या हो गया? हमारा मिसमैच हो गया। दोनों ही जगह पे एक ही बच्चे का इंफॉर्मेशन था, बट द बोथ प्लेस यू आर नॉट कीपिंग द सेम इंफॉर्मेशन, यू आर कीपिंग द डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो दैट इज द अनदर प्रॉब्लम, दैट इज द अनदर प्रॉब्लम। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज द अनशेयरेबल डेटा। अब क्योंकि प्रोग्राम आपने बना रखा है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपने बना रखा है, तो आपने क्या किया हुआ है? सारा सिस्टम आपने अपने हिसाब से डिजाइन कर रखा है ना। अब अगर उसी सिस्टम्स को आपको किसी के साथ शेयर करना है, अब आपको उसी फाइल को किसी के साथ शेयर करना है, तो आपका फॉर्मेट समथिंग डिफरेंट है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम शेयर करना पड़ेगा। आप सिर्फ डेटा शेयर करके काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि डेटा आपने जब शेयर कर दिया तो फिर उसको अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो दैट इज द अनदर प्रॉब्लम।
द नेक्स्ट इज द अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा। अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा का मतलब क्या हो गया कि हमने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनेज कर दिया, आपने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनेज कर दिया, तो आपका मैनेज करने का तरीका अलग है, मेरा मैनेज करने का तरीका अलग है। वी बोथ आर नॉट फॉलोइंग द सेम सिस्टम एंड सेम कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि हम दोनों सेम सॉफ्टवेयर या सेम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा हो सकता है। द नेक्स्ट इज द इनसिक्योर डेटा, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये हमारा बनाया हुआ सिस्टम है, तो हो सकता है कि हमने बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स को यूज नहीं किए होंगे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी वहां पे। इनकरेक्ट डेटा, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है कि यहाँ पे आपने एक जगह पे इंफॉर्मेशन कुछ और रख दिया, दूसरी जगह पे आपने इंफॉर्मेशन को कुछ और रख दिया, तो दिस इज द मिसमैच एंड इनकरेक्ट डेटा। तो दीज आर द लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये मैनुअल सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी हो जहां पे आप नोटपैड में सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो, या आपने अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना दिया और उसके थ्रू आप डेटा को मैनेज कर रहे हो, तो यू मे बी फेस दिस टाइप्स ऑफ द इश्यूज एंड दिस टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम देयर। Now the question is that कि how we will find the solution of this, तो इसका सॉल्यूशन है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि हमें इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, एंड व्हिच प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द डेटा, जो हमें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है। It has several advantages. अब now you have to understand this कि whatever the disadvantage are here, जो यहाँ पे आपको disadvantages दिख रहा है, these all things become the advantages here. वही सारी चीज यहाँ पे क्या है, advantages of database systems हैं, ठीक है। अब डेटाबेस सिस्टम्स में क्या मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस कर दिया जाएगा। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्या मतलब होगा रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब हो गया कि दो फाइल के अंदर में, फाइल 1 एंड फाइल 2 के अंदर में हम बच्चे के सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज नहीं करेंगे। हम एडमिशन नंबर, नेम और एड्रेस हम यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे नहीं लिखेंगे, हम सेकंड वाले फाइल में सिर्फ उसका एडमिशन नंबर रखेंगे। बाकी डिटेल क्या होगा, जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी बाकी इंफॉर्मेशन की, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फाइल वी कैन गेट द अदर इंफॉर्मेशन। मतलब इस एडमिशन नंबर की मदद से और इस फर्स्ट फाइल की मदद से हम क्या करेंगे, उसके ऑल अदर इंफॉर्मेशन को जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे एक्सेस कर लेंगे। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो डुप्लीकेशन यहां से खत्म हो जाएगा हमारा। व्हाट इज द नेक्स्ट, कि नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारा, कि नेक्स्ट एडवांटेज है ओके, द नेक्स्ट डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी टू लार्ज स्टेट। मतलब जो इनकंसिस्टेंसी की बात आ रही थी, इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट स्टेज में नहीं रह रहा था, पॉसिबल है कि कोई इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे करेक्ट नहीं किया, किसी और ने आके चेंज कर दिया, या दोनों जगह पे मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पे आके सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट इज अनदर थिंग। सेकंड थिंग क्या है, नेक्स्ट इज दैट कि बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो द डेटाबेस सिस्टम, तो डेटाबेस सिस्टम इज हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। अब MySQL मैं यूज करूंगा, आप यूज करोगे, वी बोथ आर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर। तो अगर हम MySQL में कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने मैनेज किया है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहा होगा वहां पे। तो वहां पे क्या होगा कि हम उस इंफॉर्मेशन को इजिली शेयर कर सकते हैं, हमारे पास शेयरिंग ऑप्शन वहां पे मिल जाएगी। तो दैट इज द अनदर एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज द इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। ये हमें क्या करेगा, कि स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे इन्फोर्स करता है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड भी इन्फोर्स करेगा यहाँ पे, क्योंकि आप MySQL के अंदर में एक प्रॉपर कमांड्स के थ्रू ही फाइल क्रिएट करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, तो आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रिटी कैन बी, अच्छा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी बिकॉज यू आर यूजिंग द MySQL. तो MySQL having their own security system, they ask the user ID and password, so you can provide the security also, you can provide the limitation also, you can grant the permissions, yes you can access the data, you can't access the data, so everything is possible here. That is called data security. Integrity can also be maintained here through the database. तो डेटाबेस इज आल्सो मेंटेन द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा को जिस स्टेज में आप छोड़ के जाओगे, जिस तरीके से आप छोड़ के जाओगे, जिस फॉर्म में छोड़ के जाओगे, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रिसाइड इन द सेम फॉर्म। मतलब आपको उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्म में आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? यस प्लीज। Now we are going to talk about the data model. There are several data models we have to use.
but here we are going to talk about the relational data model because we have to learn about the relational data model only. ओके तो क्या होता है रिलेशनल डेटा मॉडल? सबसे पहले तो समझो डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है. डेटा मॉडल इज रेफर्स टू द सेट ऑफ कांसेप्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस. ठीक है, डेटा मॉडल क्या है? ये सेट ऑफ कांसेप्ट्स के बारे में बात करता है जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस के बारे में बताता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा. दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडल. मतलब कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द इंफॉर्मेशन, हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग. सो दिस इज डेटा मॉडल इज टेल अस अबाउट दैट एंड सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, और ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बताता है दैट डेटाबेस शुड बी ओबे, जिसको डेटाबेस फॉलो करेगा. तो इसे हम क्या कहते हैं? डेटा मॉडल कहते हैं. फर्स्ट थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडल फॉर डेटाबेस. क्या है? दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटा मॉडल. दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटा मॉडल. Okay. Now, what is the relational data model? Relational data model, the data is organized into the tables. जो relational data model है वहां पे information किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा? टेबल्स के फॉर्म में. टेबल्स का मतलब हो गया रोज एंड कॉलम्स. अब ये रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है, दिस इज योर टेबल. अब यहाँ पे आपने क्या किया? रो को डिवाइड किया, रो बना दिया, एंड नाउ दिस रोज आर डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल कॉलम्स एंड दैट्स बिकम. और अब आपने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया कि नेम है ये इसका एडमिशन नंबर है, ये इसका क्लास है, ये इसका फी है, एनीथिंग, एंड नाउ यू आर गोइंग टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स. तो दैट इज द रोज एंड कॉलम. एंड दिस टेबल्स, इस टेबल को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द रिलेशन. रिलेशन डाटा मॉडल में टेबल को क्या कहा जाता है? रिलेशंस कहा जाता है. रिलेशंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशंस आर इंटर रिलेटेड. अब अगर मान लीजिए कि मैं अपर्णा के इंफॉर्मेशंस को मैनेज कर रहा हूं, मैंने अगर अपर्णा का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा तो आई हैव टू राइट द एडमिशन नंबर ऑफ अपर्णा, आई हैव टू राइट द क्लास ऑफ द अपर्णा, आई हैव टू राइट द फी ऑफ द अपर्णा. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशंस आर इंटर रिलेटेड. ये आपस में रिलेटेड होते हैं. तो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज हियर. इफ आई एम राइटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अपर्णा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्लास ऑफ द माई या माई चिल्ड्रंस क्लास. ओके, तो मैं अपने बच्चों का क्लास यहाँ पे नहीं लिखूंगा. आई हैव टू राइट द क्लास ऑफ द अपर्णा ओनली. सो दैट्स व्हाई दिस इज द रिलेटेड एंड दैट्स व्हाई दिस टेबल इज नोन एज द रिलेशन हियर. ओके, the next is a row in a table represents. अब यहाँ पे समझिए रो क्या होता है. अभी मैंने बताया कि जैसे आपने ये टेबल बना दिया और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम्स. इसको हम कॉलम्स कहते हैं एंड इसको हम रो कहते हैं. ठीक है, तो रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप्स among the set of values. Since table is the collection of such relationship, मतलब ये जो टेबल है इसके अंदर में कई सारे रोज होते हैं. देयर आर मल्टीपल रोज आर देयर. So you can say it is the collection of the relationship because rows is represent the relationship. So it is mathematically term, it is known as the relation. ठीक है, और यहीं से रिलेशनल डेटा मॉडल के कंसेप्ट को डिराइव किया गया है. Now we have to understand the some terminology of the relational data model. यहाँ पे कुछ terms हैं जिसको हमें समझना होगा. वो terms क्या क्या हैं? Let's try to understand the different terms of the relational data model. The first thing, relation. So what is the relation? I already told you what is the meaning of the relation. Relations के बारे में मैंने पहले बता दिया. Relations हम किसको कहते हैं? टेबल को कहते हैं. A table storing logical related data. Okay, a table storing logical related data, that is called data must be atomic in a cell. All rows of this table are distinct. Ordering of rows and column is immaterial. ये relations मतलब tables की खासियत है. आप कह सकते हो qualities of table कि table क्या है, relation क्या है. एक table होता है जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे डेटा मस्ट बी एटॉमिक इन अ सेल, मतलब एक सेल में एक ही इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा. मिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं रखा जाएगा. ऑल रोज ऑफ दिस टेबल आर डिस्टिंक्ट. हर एक रोज, जितने भी रोज होंगे सारे यूनिक होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. एक ही बच्चे के रिकॉर्ड्स को बार बार नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इज इमटेरियल. मतलब जरूरी नहीं है कि हम पहले अपर्णा के इंफॉर्मेशन को लिखे. पहले हम सानिया का भी लिख सकते हैं, तानिया का भी लिख सकते हैं, हम अमन का भी लिख सकते हैं, हम तन्मय का भी लिख सकते हैं, हम किसी के इंफॉर्मेशन को कहीं भी लिख सकते हैं. ये भी जरूरी नहीं है कि पहले हम नेम को ही लिखे फिर एडमिशन नंबर लिखे. आप पहले एडमिशन नंबर लिख के भी नेम लिख सकते हो, पहले फी लिख के भी आप उसके एड्रेस को लिख सकते हो. तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कैसे यूज करना है इसको. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोमेन? तो जरा डोमेन को समझते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है. डोमेन का मतलब होता है पूल ऑफ वैल्यूज. एक मिनट होल्ड ऑन. नहीं,
A pool of values from which the actual values appearing in a given columns are drawn. अब इसका मतलब समझो, एक्चुअल वैल्यू और ड्रॉन का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि एक टेबल है ये, ठीक है, क्लास का टेबल है। इस क्लास के टेबल में मैंने एक कॉलम दिया रोल नंबर। क्या कॉलम दिया? रोल नंबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको ये बता दिया गया कि भाई 12th कॉमर्स के अंदर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा वो 40 का होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने का हो गया? 40 का हो गया। नाउ लेट मी नो कि अब आप कितने, आप जो रोल नंबर असाइन करोगे, क्या क्या रोल नंबर असाइन कर सकते हो। मैंने कह दिया कि 12th कॉमर्स के बच्चों का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? 40 का ही होगा। ओके, तो नाउ लेट मी नो कि आप रोल नंबर जो असाइन करोगे वो क्या क्या असाइन कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज ऑफ रोल नंबर क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ रोल नंबर है 1 to 40, 1 to 40, यानी कि 40 नंबर जो इसके बीच में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये पुल ऑफ द वैल्यूज हो गया। अब रोल नंबर के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो यहीं से उठ के आएगा। किसी बच्चे का रोल नंबर 1 होगा, किसी का 5 हो जाएगा, किसी का 2 हो जाएगा, किसी का 3 हो जाएगा, किसी का 9 हो जाएगा, किसी का 10 हो जाएगा, किसी का 40 भी हो जाएगा। तो इसी में से कोई ना कोई रोल नंबर की वैल्यूज उठ के आएगी। तो इसको क्या कहेंगे? सेट ऑफ वैल्यूज या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यू डिसाइड कर रहा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू यहाँ पे आना है, दैट इज नोन एज द डोमेन। उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो पुल ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम व्हिच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। उस कॉलम के अंदर वैल्यू लिया जाएगा। टपल, व्हाट इज द टपल? टपल देखो, टपल हमारा पाइथन्स के अंदर का भी कमांड, पाइथन्स के अंदर भी हमने टपल्स के बारे में जाना था और यहां भी हमें टपल्स को समझना है। तो ध्यान रखना, ए रो ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज अ टपल। मतलब जो टेबल आपने बनाया है, इस टेबल के अंदर में जितने भी रो होते हैं, ऑल रोज आर नोन एज द टपल। ऑल रोज आर नोन एज द टपल। इन सबको हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट्स? सपोज दिस इज द माय टेबल, ये मेरा स्टूडेंट टेबल है। इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट टेबल, और स्टूडेंट टेबल में मैंने एक कॉलम दिया एडमिशन नंबर, दूसरा कॉलम मैंने दे दिया नेम यहाँ पे, तीसरा कॉलम दे दिया मैंने क्लास सेक्शन, फोर्थ कॉलम इज द मोबाइल हियर। तो ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? ऑल इंफॉर्मेशन आर नोन एज द एडमिशन नंबर। यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? ऑल इंफॉर्मेशन इज नोन एज द name. All information written here that is belongs to class. All information written here that is belongs to mobile number. तो ये क्या है? इसे this all columns are known as the attribute. उसे हम क्या कहते हैं? Attribute कहते हैं। ठीक है? Why attribute क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को बता रहा है। अगर मान लीजिए मैंने 1596 यहाँ पे लिखा है, या सपोज करो मैंने 9898986573 लिख दिया, 10 डिजिट का नंबर लिख दिया, सपोज एडमिशन नंबर, और मैंने यहाँ भी कोई इंफॉर्मेशन 10 डिजिट का लिख दिया, सपोज करो 10 डिजिट का इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज द मोबाइल नंबर, व्हाइल दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज द एडमिशन नंबर। दोनों की एट्रीब्यूट्स अलग अलग है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखा गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोबाइल नंबर, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिटन अंडर दिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एडमिशन नंबर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट। ठीक है? डिग्री, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। एक टेबल के अंदर में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उस टेबल की डिग्री उतनी ही कहलाएगी। मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल 1 है, टेबल 1 है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम बनाया, आईडी एंड नेम। ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक टेबल 2 है, टेबल 2 है, एंड इन दिस आई हैव केप्ट द 4 इंफॉर्मेशन, मैंने 4 इंफॉर्मेशन रखा है। मान लीजिए एक एडमिशन नंबर है, एक सब्जेक्ट 1 है, एक सब्जेक्ट 2 है, एक सब्जेक्ट 3 है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन, टेबल 2 का डिग्री क्या है, तो आप देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स। कितने एट्रीब्यूट्स हैं? देयर आर, यस समीर, डू यू वांट टू से एनीथिंग? देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 4 कहलाएगा। लेकिन हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर हियर? हियर आर 2 एट्रीब्यूट्स ओनली। इस टेबल 1 के अंदर में सिर्फ 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 2, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। अब इसी जगह पे देखो नंबर ऑफ रोज की बात करता हूं। मैंने एक रिकॉर्ड यहां डाला, सेकंड रिकॉर्ड यहां डाला, थर्ड रिकॉर्ड यहां डाला। आई हैव एंटर्ड ओनली 2 रिकॉर्ड्स हियर। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 रिकॉर्ड एंटर किए हैं, 1 A 2 B। इस तरह से मान लो 1 2 3, और यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया 50 60 70 40 30 20, लाइक दिस। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर दिया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। अब देखो टेबल 1 में टोटल कितने रोज है। अच्छा, ये ऊपर वाले को आप रो में काउंट मत करना, बिकॉज दिस इज कॉल्ड कॉलम हेडर। इसको क्या कहते हैं, कॉलम हेडर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलम हेडर। और ये हमें एट्रीब्यूट्स के नाम को बता रहा होता है। हियर इट इज आल्सो कॉलम हेडर, ये क्या है हमारा कॉलम हेडर है। तो यू नेवर काउंट दिस कॉलम हेडर, कॉलम हेडर को कभी भी रोज के फॉर्म में मत काउंट करना। ऑलवेज काउंट द वैल्यू रिटन आफ्टर द कॉलम हेडर। तो कितने रो हैं यहाँ पे, देयर आर 2 रोज। और हाउ मेनी रोज आर हियर, देयर आर 3 रोज हियर। तो कार्डिलिटी अगर मैं टेबल 1 का पूछूं तो क्या आंसर आएगा, 2। और कार्डिलिटी ऑफ टेबल 2 पूछूं तो क्या आंसर आएगा, 3। रिमेंबर करना है, इस 2 लाइन को तो याद कर लो। ये तो 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, डिग्री एंड कार्डिलिटी। सर्टेन मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 वर्ड्स कि व्हाट इज द डिग्री, number of attributes, number of columns, okay, number of field in a relation is called degree. Cardinality, number of tuples, number of rows, number of records in a relation is called cardinality. इस 2 चीजों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। The next thing is the view. What is the view and what is the meaning of the view? View is known as the virtual table. इसे हम virtual table कहते हैं। 2 तरह का टेबल बनता है, एक हमारा परमानेंट टेबल होता है। परमानेंट टेबल का मतलब हो गया, परमानेंट रिलेशन हो गया, जहां पे इंफॉर्मेशंस को आपने आज क्रिएट करके स्टोर कर दिया है। तो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन टुमारो आल्सो, डे आफ्टर टुमारो आल्सो, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आल्सो, इफ यू हैव नॉट डिलीटेड दैट इंफॉर्मेशन। अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास परमानेंट रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास टेबल 1 है, हमारे पास टेबल 2 है, ये सारे परमानेंट टेबल है, हमारे पास एक टेबल 3 है। अब मान लीजिए इन सभी टेबल से कुछ डेटा को लेके हमें एक नया टेबल बनाना है, बट दैट टेबल वी डोंट वांट टू यूज फॉर द परमानेंटली। हमें उसको टाइम बिंग यूज करना है, कुछ प्रोसेस करने के लिए यूज करना है, किसी तरह के खास रिपोर्ट के लिए हमें उसे यूज करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द परमानेंट टेबल, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ permanent table. What we are doing, we are creating temporary table, we are creating temporary table. अच्छा, अगर आपने temporary table क्रिएट किया तो डिलीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होगी। Now you are the responsible to delete the table because table having the nature it is permanent by default. ठीक है, तो MySQL is providing you, database system is providing you the one special type of the table and that is known as the view and it is called virtual table. It is called virtual table that does not really exist in its own right but is instead derived from the one or more underlying base tables. तो क्या होगा, इन सभी टेबल की मदद से हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देंगे and that virtual table is automatically deleted. Whenever you close the MySQL, you are not able to find out the virtual table again. वो view अपने आप delete भी हो जाता है। तो that is the advantage of this कि अगर टेम्पोररी को टेबल बनाना है तो we are going to use the view and view is known as the virtual table. Okay, now we have to understand about this different types of the key. There are 4 types of the key और की के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। Tomorrow I am going to discuss about the key कि what is the key, की होते क्या हैं और अलग अलग की के क्या इंपॉर्टेंस है। अभी बता देता हूं कि 4 तरह के की होते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? यहां तक के टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चंस, you put your questions in a chat box. Yes please.